नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ट्रंप अपनी फजीयत होने से बचाने के लिए अब रूस को धमकी देने तक आ चुके हैं? और क्या अब ट्रंप रूस को दबाने के लिए चीन, ब्राजील और भारत को भी टैरिफ के टेरर से डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रूस ने अगर यूक्रेन से जंग नहीं रोकी और भारत ने रूस से व्यापार नहीं रोका, तो क्या अमेरिका और नाटो देश भारत पर सेकेंडरी 100% टैरिफ लगा देंगे? ट्रंप की इस धमकी के पीछे की वजह क्या है? सेकेंडरी टैरिफ क्या होता है? भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या ट्रंप दुनिया में शीत युद्ध शुरू करना चाहते हैं? और क्या अब ईरान के जैसे ही रूस पर भी ट्रंप अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक टॉमहॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे नाटो वर्सेस ब्रिक्स, शीत युद्ध की शुरुआत या अमेरिका के दबदबे के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। Within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. सबसे पहले जरा देखिए नाटो ने किस तरीके से भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी है। नाटो जो अमेरिका के रहमो करम पर पलता है, वो अमेरिका के कहने पर 3 देशों को धमकी क्या दे रहा है, जरा इसको देखिए और इसके साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। भारत, चीन, ब्राजील को पुतिन से सीधे बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि अगर उन्होंने जंग खत्म करने के लिए बातचीत नहीं की तो इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मार्क रूट, महासचिव नाटो। अब जरा सोचिए, नाटो का भारत, ब्राजील, चीन से क्या लेना देना कि वो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसको जरा समझिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर धमकी ब्रिक्स को दी गई है और ये धमकी दी गई है नाटो की तरफ से, जबकि नाटो एक सैन्य संगठन है और ब्रिक्स एक व्यापारिक संगठन है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में अगर रूस से भारत अपने व्यापारिक रिश्तों को रोकता नहीं या फिर उसे जंग के लिए रोकने को मजबूर नहीं करता, तो क्या सेकेंडरी टैरिफ 100% लगा दिया जाए? जरा समझिए, सेकेंडरी टैरिफ 100% जो लगाने की नाटो बात कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? मार्क रूट ने अमेरिकी सीनेटर्स से मुलाकात के बाद ब्रिक्स देशों को धमकाया है, एक तरीके से चेतावनी दी है। भारत, चीन, ब्राजील को पुतिन पर दबाव डालने के लिए कहा गया है ताकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से ले सके। रूट ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी। अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो जरा समझिए कि टैरिफ और सेकेंडरी टैरिफ क्या होता है। हमने आपको इससे पहले टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में समझाया था, लेकिन ये सेकेंडरी टैरिफ क्या है, जरा इसको समझिए। क्योंकि टैरिफ सीधे तौर पर जो सीधे दूसरे देश पर लगाया जाता है, मसलन भारत अगर किसी वस्तु पर, अमेरिका की किसी वस्तु पर टैरिफ लगाता है तो यह टैरिफ होगा। जितना टैरिफ भारत लगा रहा है, अगर किसी भारतीय सामान पर अमेरिका उतना ही टैरिफ लगाता है तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। लेकिन सेकेंडरी टैरिफ क्या है, जरा देखिए। सेकेंडरी टैरिफ होता है जो प्रतिबंधित देश के व्यापारिक दोस्तों पर लगाया जाता है। मसलन रूस फिलहाल प्रतिबंधित देश है नाटो और अमेरिका के लिए। अब रूस के साथ जो देश व्यापारिक संबंधों को रखेंगे, ट्रेड करेंगे, उनके ऊपर जो टैरिफ लगाया जाएगा उसे कहते हैं सेकेंडरी टैरिफ, जो 100% भारत, चीन और ब्रिटेन पर लगाने की बात की जा रही है। तो क्या वाकई में इसके जरिए शीत युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्योंकि 2 तरीके की जंग, एक होती है वर्ल्ड वॉर और दूसरी होती है कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर जिसमें सैनिक जंग के मैदान में होते हैं, लहू बहाया जाता है। दूसरी तरफ होता है कोल्ड वॉर, जिसमें सिर्फ जुबानी जंग चलती है, प्रतिबंधित जंग चलती है और उसमें नुकसान आर्थिक तौर पर दिया जाता है। तो क्या ब्रिक्स और पश्चिम देशों के बीच
शीत युद्ध शुरू होने वाला है। ब्रिक्स का लक्ष्य है वैश्विक दक्षिण के देशों को एक मजबूत आवाज देना, पश्चिमी वर्चस्व जैसे अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी संस्थाओं को सीधे तौर पर चुनौती देना। आपको ध्यान होगा हाल ही में 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट में कई अहम फैसले लिए गए थे, जिससे अमेरिका परेशान है। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने पर ब्रिक्स देशों ने आपस में बातचीत की थी। इससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है। ब्रिक्स ने अमेरिका के टैरिफ और इजराइल ईरान युद्ध की निंदा की थी, जिससे अमेरिका और नेटो नाराज हुए और यह धमकी इसी का परिणाम है। ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे संस्थाओं में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका की भी मांग की, और इन कदमों से पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी करार देते हुए 10% अतिरिक्त टैरिफ और 100% सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दी, और उसके बाद नेटो जो चलता ही अमेरिका के रहमो करम से है, उसने अपने आका अमेरिका को खुश करने के लिए तीनों देशों को सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दे डाली। लेकिन जरा समझिए, नेटो और ब्रिक्स दोनों अलग अलग ताकतें हैं, तो फिर नेटो ब्रिक्स को चैलेंज क्यों कर रहा है? और क्या नेटो के अंदर इतनी ताकत है कि वो ब्रिक्स को झुका सके? चाइना, भारत और ब्रिटेन जैसे, ब्राजील जैसे देशों को मजबूर कर सके कि वो रूस के साथ ट्रेड ना करे? जरा इन दोनों संगठनों को समझिए, क्योंकि दोनों संगठनों को बनना, उनको स्थापित करना, उसके पीछे की मंशा ही बहुत अलग है। इसलिए जरा देखिए, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए, नेटो और ब्रिक्स दोनों को जब देखेंगे तो ये नेटो सैन्य गठबंधन है, ये सैन्य गठबंधन, जबकि ब्रिक्स जो है वो आर्थिक गठबंधन है। जो नेटो है वो 32 देशों का सैन्य संगठन है, आपसी सैन्य संगठन, जिसमें अगर किसी एक देश पर अटैक होगा तो ये देश की सेनाएं उस देश के लिए लड़ेंगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूक्रेन नेटो का हिस्सा होना चाहता है, और इसी का विरोध रशिया कर रहा है। जबकि ब्रिक्स जो है वो 10 उभरते देशों का संगठन है। इसमें कुछ देशों को अभी जोड़ा गया है, मूल रूप से 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इसके अलावा उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा है। नेटो के अंदर अगर कोई देश शामिल होता है और उस पर नेटो से बाहर का कोई देश अगर अटैक करता है तो ये 32 देश की सेना उस देश के खिलाफ जंग लड़ेंगे जिसने नेटो देश पर हमला किया है। जबकि ब्रिक्स जो है वो विकास पर जोर देता है, डेवलपमेंट पर जोर देता है। जीडीपी 40 ट्रिलियन डॉलर की है नेटो की, जबकि ब्रिक्स की 60 ट्रिलियन डॉलर की है। कमाल की बात यह है कि इन 40 ट्रिलियन डॉलर में 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकॉनमी अकेली अमेरिका की है। बाकी देशों की क्या ही इकॉनमी है जो आज धमका रही है। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी देखिए 43% है नेटो की, जबकि 37.4% है ब्रिक्स की। कमाल की बात यह है कि ब्रिक्स के अंदर मूल रूप से 5 ही देश हैं और वो 37.4% की जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको धमकाया जा रहा है। जनसंख्या देखिए 952 मिलियन नेटो देशों की कुल मिलाकर है, जबकि ब्रिक्स की 3.3 बिलियन है, और इसमें चाइना और भारत को ही जोड़ लीजिए तो लगभग सभी देशों पर भारी पड़ जाएंगे। उसके बावजूद नेटो की इतनी हिम्मत कि वो अमेरिका को खुश करने के लिए भारत जैसे देश को धमकी दे रहा है। तो चलिए समझिए कि भारत को नेटो की धमकी, अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझा जाए। भारत का रूस के साथ पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है, खासकर रक्षा और तेल खरीद में। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। नेटो की धमकी यानी अगर अमेरिका 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाता है तो भारत के निर्यात जैसे दवाइयां, कपड़ों को नुकसान होगा, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वो अपनी नीतियों को स्वतंत्र रखेगा। भारत रणनीति के तहत ब्रिक्स में सक्रिय है, लेकिन भारत अमेरिका और क्वाड के साथ भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। भारत और चीन के बीच तनाव ब्रिक्स की एकजुटता को कमजोर करता है।
लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष है। वो नेटो देशों के साथ भी इतना ही कंफर्टेबल, वो अमेरिका के साथ भी, वो रूस के साथ भी, वो ईरान के साथ भी, वो इजराइल के साथ भी, और यही भारत की रणनीति है। लेकिन चाइना को नेटो की धमकी, इसका मतलब क्या है? दरअसल चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने रूस को अप्रत्यक्ष समर्थन भी दिया। अमेरिका के सेकेंडरी टैरिफ से चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है, क्योंकि वो अमेरिका को भारी मात्रा में सामान निर्यात करता है। लेकिन चीन ब्रिक्स को पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखता है। चीन ने नेटो की धमकी को खारिज करते हुए कहा कि वो यूक्रेन युद्ध में हथियार नहीं दे रहा और उसका सैन्य विकास सामान्य है। कुल मिलाकर उसने भी धमकी को सिरे से खारिज कर दिया है। तो चलिए तीसरे देश की बात करते हैं, ब्राजील। ब्राजील को नेटो की धमकी, इसका मतलब क्या है? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ब्रिक्स को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरह पेश किया, जो ना तो पश्चिमी देशों के साथ है और ना ही उनके खिलाफ है। ब्राजील को पहले से ही अमेरिका ने 50% के टैरिफ की धमकी दे रखी है, क्योंकि उसने पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा चलाया। नेटो की धमकी से ब्राजील का तेल और कृषि निर्यात प्रभावित हो सकता है, सच है, और ब्राजील ब्रिक्स को वैश्विक दक्षिण की आवाज बनाना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका के साथ टकराव से भी बचना चाहता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये तीनों ही देश ना तो ट्रंप की गीदड़ भभकी से डरने वाले हैं और ना ही नेटो की धमकी से, क्योंकि नेटो का अस्तित्व अमेरिका के बिना ना के बराबर है। और अमेरिका फिलहाल जैसे को तैसा की रणनीति के जरिए खुद को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका के अंदर की रिपोर्ट कह रही है कि नेशन फर्स्ट की नीति के साथ जो ट्रंप चल रहे हैं, उससे अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा, उससे चाइना और भारत को फायदा हो रहा है। और इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ के साथ 2 जंग को रोकने का जिक्र किया था, वादा किया था, कस्में खाई। एक, इजराइल और हमास के बीच की जंग, जो आज तक रुकी नहीं, उल्टा और ज्यादा आक्रामक हर दिन हो रही है। और दूसरी, रूस और यूक्रेन की जंग, वो भी हर दिन आक्रामक हो रही है। अब ट्रंप को लग रहा है कि शायद चाइना, भारत और ब्राजील, जो मैक्सिमम व्यापार रूस के साथ करते हैं, अगर इन पर दबाव डाला जाए और ये रूस पर दबाव डाले तो शायद शांति समझौता हो सकता है। लेकिन इन तीनों देशों की अपनी जियोपॉलिटिक्स है। तो चलिए, जिस शीत युद्ध की तरफ ट्रंप पूरी दुनिया को ले जाना चाहते हैं, क्या यह नया शीत युद्ध है और इसका मकसद क्या है? दरअसल ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को शीत युद्ध कहना फिलहाल के लिए जल्दबाजी हो सकती है। अमेरिका नेटो के टैरिफ प्रतिबंध ब्रिक्स को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। यह पुराने शीत युद्ध की तरह नहीं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा का रूप ले रहा है वर्तमान स्थिति में। ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, जबकि नेटो और अमेरिकी सैन्य और आर्थिक शक्ति को बनाए रखने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता की कमी और कुछ देशों का पश्चिम के साथ जुड़ाव इसे पूरी तरह से संगठित विरोधी ब्लॉक बनने से रोकता है। हालांकि टकराव अभी सैन्य युद्ध के बजाय आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर होगा। अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा या वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करता है तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका जिक्र 17वीं ब्रिक्स की बैठक में किया गया कि ट्रेड अब डॉलर में नहीं बल्कि उस देश के करेंसी में किया जाए जो ट्रेड कर रहा है। मसलन चाइना और भारत अगर ट्रेड करें तो भारत के अंदर जो चाइना ट्रेड करेगा वो रुपए में, और जो भारत चाइना में ट्रेड करेगा वो वहां की करेंसी में, और इससे डॉलर का सर्कुलेशन कम होगा और डॉलर कमजोर पड़ेगा। और यही अमेरिका को डर सता रहा है। और नेटो एक सैन्य संगठन, वो व्यापारिक हस्तक्षेप अगर देता है तो उससे नेटो को खुद नुकसान होगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि भारत की रूस और नेटो दोनों को लेकर रणनीति क्या है, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष है। भारत किसी से सीधी दुश्मनी नहीं लेता,
दोषी नपी तुली हो सकती है। भारत ब्रिक्स में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी भी भारत करेगा। भारत की नीति संतुलन की है, संतुलित नीति है। वो ना तो पूरी तरह पश्चिम के साथ है और ना ही पूरी तरह उनके खिलाफ है। भारत रूस से सस्ता तेल और हथियार लेना जारी रखेगा, लेकिन अमेरिका और नेटो के साथ भी रिश्तों को बनाए रखेगा। नेटो की धमकी भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत ने इसका जवाब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से दे दिया है। लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, वर्तमान स्थिति में भारत क्या रूस के साथ क्रूड ऑयल ट्रेड को रोक सकता है? क्या मुमकिन है? तो चलिए एक आंकड़े के जरिए बताते हैं 2024 में भारत ने कितना क्रूड ऑयल खरीदा, किस देश से कितना खरीदा और उसमें रूस की भागीदारी कितनी रही। जरा आंकड़ों के जरिए समझिए, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि दरअसल अमेरिका क्यों दबाव बना रहा है। 2024 में जो कुल क्रूड ऑयल खरीदा गया वो था 232.5 मिलियन मीट्रिक टन। इस पर जो भारत ने कुल खर्च किया वो था करीब 11 लाख करोड़ रुपए। ये 2024 के अंदर जो क्रूड ऑयल भारत ने आयात किया है उसके आंकड़े हैं। अब जरा देखिए किससे कितने अरब डॉलर का तेल आयात किया गया। रूस से 45.4 अरब डॉलर का, इराक से 28.5 अरब डॉलर का, सऊदी अरब से 23.5 अरब डॉलर का, यूएई से 8.6 अरब डॉलर का, यूएस से 6.9 अरब डॉलर का और कुवैत से 5.2 अरब डॉलर का। अब इसमें ऊपर के दो देशों को देखिए और समझिए जरा, इराक और रूस, लगभग इन दोनों से मिला लिया जाए तो 70% के आसपास जो क्रूड ऑयल खरीदा जाता है वो दो देशों से और सबसे ज्यादा रूस से। और इसी आंकड़े के जरिए नेटो और अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर आप इस ट्रेड को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे या रूस को शांति समझौते के लिए एग्री नहीं करेंगे तो फिर हम आप पर सेकेंडरी ट्रेड प्रतिबंध लगा देंगे और उससे 100% जो सेकेंडरी प्रतिबंध लगेगा उससे आपके यहां महंगाई होगी। अब जरा विस्तार से समझिए, यह सेकेंडरी टैरिफ प्रतिबंध है क्या? सेकेंडरी प्रतिबंध उन देशों या कंपनी पर लगाए जाते हैं जो सीधे प्रतिबंधित देश पर नहीं बल्कि उनके साथ व्यापार करने वाले देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं, जैसे अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर अब भारत की कोई कंपनी ईरान से तेल खरीदती है तो अमेरिका उसे अपने प्रतिबंधों की अनदेखी मानेगा और ऐसे में उसे अपने हिसाब से सजा देगा। अमेरिका ईरान से व्यापार करने वाली कंपनी को अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से निकाल सकता है, उस पर जुर्माना लगा सकता है, उसके साथ व्यापार रोक सकता है। इसका असर यह होता है कि सेकेंडरी प्रतिबंध के डर के कारण बहुत सी कंपनियां ऐसे देशों से व्यापार करने से बचने लगती है जो किसी प्रतिबंधित देश के साथ व्यापार कर रहा हो। लेकिन इससे इतर क्या ट्रंप पूरी दुनिया को एक अलग दिशा में ले जाकर बिल्कुल वैसा कर सकते हैं जैसा ईरान के साथ किया? मसलन 14 दिन कुछ ना करने की घोषणा करके अचानक से ईरान के परमाणु वेपन रखने की जगह पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। क्या बिल्कुल वैसी ही साजिश ट्रंप रूस के खिलाफ कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 सीधे तौर पर अमेरिका वर्सेस रशिया, ये जंग के दो प्रमुख केंद्र रहे। क्या वो केंद्र फिर से बन रहे हैं? और क्या अमेरिका सीधा जैसे ईरान पर अटैक किया वैसे करेगा या कंधे के तौर पर यूक्रेन का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहे हैं ताकि यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर तबाही मचाए, जैसा कि इजराइल ईरान के बीच हुए 12 दिनों के युद्ध में अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराकर किया था। 15 जुलाई को प्रकाशित
वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भेजने की संभावना पर विचार कर रहे हैं, जो रूस के अंदर घुसकर कई लक्ष्यों को भेज सकती है, जिसमें वहां की राजधानी मॉस्को को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो क्या वाकई में टॉकहॉम कब और कैसे अमेरिका देगा, इसकी प्लानिंग हो चुकी है? जरा इसे भी समझिए, क्योंकि इस मिसाइल को कीव जाने वाले हालिया हथियारों की लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी कि इसका जिक्र सिर्फ रूस को डराने और अपनी अप्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट के तौर पर दिखाया गया। लेकिन फिर भी सोचिए, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के लिए युद्ध को और महंगा बनाने का फैसला करते हैं, तो यह रिपोर्ट ट्रंप द्वारा यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवाने के असफल प्रयासों के बीच आई। दरअसल ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बाबत कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी, और ये सीधे तौर पर उस मुंह मियां मिट्टू ट्रंप का वो असफलता से भरा परिणाम है, जिसमें वो बाकी देशों के सीज फायर का क्रेडिट लेता है, और जहां उसको करना है वहां बार बार मुंह की खाता है। कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो अच्छी बातें करते हैं और फिर शाम को बमबारी कर देते हैं, और समझ नहीं आ रहा कि इसके जरिए क्या ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या सोच रहा है और ट्रंप क्या सोच रहा है। लेकिन जिस मिसाइल का जिक्र हम कर रहे हैं, टॉमहॉक मिसाइल, क्या वो वाकई में इतने घातक है कि उसके जरिए अमेरिका यूक्रेन का सहारा लेते हुए रूस को बाकायदा टेबल पर ला सकता है समझौते के लिए? क्योंकि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल एक सटीक हथियार है, जिसे जहाजों, पनडुब्बियों और जमीनी लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। जीपीएस से लैस है। इसकी मारक क्षमता 1600 से 2500 किलोमीटर तक है। यहां तक कि भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में भी लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर सकता है। यह एक सबसोनिक जेट संचालित हथियार है, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर और विशेष नेविगेशन प्रणालियों का उपयोग कर दुश्मन की वायु रक्षा को भेदने की ताकत रखता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से दुश्मन के रडार से बचने में भी यह कामयाब रहता है। छोड़िए जरा कि अमेरिका की इस खोखली धमकी से चीन, भारत और ब्राजील पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही देश इसे गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन क्या रूस गंभीरता से ले रहा है? जरा रूस ने इस अल्टीमेटम पर क्या बयान दिया है, ये हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, रूस ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह के अल्टीमेटम मंजूर नहीं है। रूस आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी नीतियां नहीं बदलेगा। रूस ऑप्शनल बिजनेस रूट तलाश करेगा। ये सरगेई रियाबकोव हैं, जो कि उप विदेश मंत्री हैं रूस के। रूस की तरफ से स्पष्ट है कि भाई अमेरिका को जो सोचना है सोचे, जो बम देना है दे। वो अपनी नीति के साथ है और वो किसी भी सूरत में सीज फायर नहीं करेगा जब तक कि यूक्रेन ये स्पष्ट रूप से नीति निर्धारित ना करे कि वो भविष्य में नाटो का हिस्सा नहीं होगा, और वो जो भी सरकार वहां बनेगी वो अंडर रूस कंट्रोल होगी। और ये ट्रंप के लिए एक बड़ा फेल्योर है। लेकिन नाटो और ब्रिक्स के बीच की ये जंग क्या वाकई में शीत युद्ध में तब्दील होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China, and Brazil.